हाँ स्टूडेंट, ये आपकी विषय समाजशास्त्र कक्षा आपकी बीए थर्ड ईयर और प्रश्न पत्र आपका तृतीय कक्षा अध्यापक आपके सौरभ शुक्ला। ठीक है, प्रकरण है आज का टॉपिक है बीए थर्ड ईयर का प्रश्न पत्र आपका थर्ड, उसका पाठ्यक्रम सिलेबस। ठीक है कि आपके बीए थर्ड ईयर के थर्ड पेपर का सिलेबस क्या है, पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें थर्ड पेपर जो है आपका बीए थर्ड ईयर का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, आपको ओमार सीट मिलती है, उसमें क्वेश्चंस आपको टिक करने मतलब गोले भरने होते हैं। ठीक है, और ओमार सीट आपकी कंप्यूटर द्वारा चेक होती है। ठीक, प्रीवियस क्लासों में आपने एग्जाम दिए होंगे। तो थर्ड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड पेपर आपका जो है वो इंडियन थिंकर का है, जो भारतीय विचारक हैं, जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया है, उसके विषय में है। तो यहाँ पे पहले इंडियन थिंकर हैं आपके राधा कमल मुखर्जी, इनका शॉर्ट नेम आर.के. मुखर्जी। यहाँ पे इनका जन्म जो हुआ 1889 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई है 1968 ईस्वी में। मैंने सभी की जन्म मृत्यु लिखी है। ठीक है, तो इन्होंने जो मुख्यतः काम दिया है वो मूल्यों का सिद्धांत दिया है। मूल्यों का अर्थ क्या होता है इसमें आप पढ़ेंगे। आर.के. मुखर्जी का जीवन परिचय क्या है, जहां से आपका क्वेश्चन आता है कि आर.के. मुखर्जी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, स्नातक किस विषय में किया, अपना रिसर्च किस टॉपिक पर किया। मेन चीज पूछा जाता है कि किस लेखक ने, किस विचारक ने, किस समाजशास्त्री ने अपना रिसर्च किस पर कंप्लीट किया। वही उसकी बुक होती है, रिसर्च भी होती, तो वो बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। दूसरा उसका जन्म और मृत्यु पूछा जाता है, निवासी कहाँ का था। ठीक है, और उसके बाद उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, तो ये तो जब हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, इनकी कृतियां पढ़ेंगे, उसके बाद उनके सिद्धांतों के विषय में पढ़ेंगे। तो जैसे इन्होंने मूल्यों का सिद्धांत अधिक दिया है। ठीक है, तो मूल्यों के सिद्धांत में इन्होंने कि जो मुखर्जी जी ने कि मूल्यों की सामाजिक संरचना कैसी है, जो वैल्यूज, मूल्य मतलब वैल्यूज, सामाजिक मूल्य, ईमानदारी, ऑनेस्टी एक मूल्य है ना, इस तरह के मूल्य की यहाँ बात की गई है। ठीक है, जो समाज के द्वारा मापदंड मानक बनाए जाते हैं, उन्हीं को मूल्यों के आधार पे जो मानक मूल्य जो समाज द्वारा मान्य होते हैं, उनकी मूल्यों की बात यहाँ पे की गई है। कीमत की बात नहीं कि रुपए पैसे की बात नहीं, वो सामाजिक जो मूल्य होते हैं। ठीक है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, एक तरह से उदाहरण दिया आपको, तो वो यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो मूल्यों का अर्थ क्या है, मूल्यों की विशेषताएं क्या है, वैल्यूज क्वालिटीज क्या है, और मूल्यों का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। और मूल्यों की हायरार्की क्या है, संस्करण क्या है मूल्यों का। ठीक है, और मूल्यों के नियम क्या है, मूल्यों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और प्रकार क्या है, मूल्यों के फंक्शंस क्या है। प्रकार शब्द आपको कई बार मिलेगा। ठीक है, तो प्रकार, प्रकार नहीं, प्रकार मतलब हुआ आपका फंक्शन, प्रकार मतलब हुआ फंक्शन। तो ये आपका आर.के. मुखर्जी के विषय में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूल्यों पे इन्होंने बात की है। इनका जन्म भी बता दिया कि सन 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1968 ईस्वी में। उसके बाद सेकंड आपके थिंकर है जो डी.पी. मुखर्जी, इनका पूरा नाम गुरजित प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इनका जन्म 1894 में ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई 1962 ईस्वी में हुई। ठीक है, 1962 में। इन्होंने क्या जो, तो इन्होंने सांस्कृतिक विविधताएं, जो कल्चर डाइवर्सिटीज, इनकी बहुत अच्छी बुक है, कृति है, बहुत पूछी जाती है, विविधताओं के विषय में लिखा। तो जो इनका जीवन परिचय है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। और इन्होंने जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जो कल्चरल विविधताएं, जैसे हिंदू मुस्लिम, ठीक है, तो संबंध है, रिलेशन है, उसके विषय में जो, और पश्चिम प्रभाव, जो वेस्टर्न इफेक्ट है, जो पाश्चात्य प्रभाव की बात यहाँ इन्होंने की है। और संस्कृति एवं आर्थिक, जो कल्चरल एवं इकोनॉमिकल बेस पे भी इन्होंने डेवलपमेंट की बात की है। कल्चर एवं लिटरेचर की बात की है। और आधुनिकीकरण की अवधारणा है। आधुनिकीकरण क्या था मैंने, तो आधुनिकीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा कहाँ से आई, क्या है, डी.पी. मुखर्जी के आधार पे
वो इन्होंने दिया है। और आधुनिकीकरण तथा व्यक्तित्व के विषय में, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड पर्सनालिटी के विषय में भी पुस्तक भी लिखी है। और क्या लिखा है, क्या इसमें है, ये अंदर टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। और मॉडर्नाइजेशन एंड प्रौद्योगिकी संस्कृति, ठीक है, तो जो आपकी टेक्नोलॉजी कल्चर है जो उसके विषय में यहाँ पे इन्होंने बताया है। अगले थिंकर्स हैं आपके आंद्रे वेतेई। तो इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी है, ठीक है। इनके विषय में इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, इनकी क्या कृतियां हैं। फिर इन्होंने जो अध्ययन किया था श्रीपुरम गांव में जाति वर्ग एवं शक्ति के संदर्भ में, जाति वर्ग और शक्ति जो है, ठीक है। इनकी बुक भी है कास्ट क्लास एंड पावर, ठीक है। और घुरिये जी की होगी कास्ट क्लास एवं ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जीएस घुरिये और कास्ट क्लास एवं पावर, ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, ये अंदर पढ़ने को मिलेगा आपको। तो कृषक समाज की अवधारणा के विषय में इन्होंने बोला है कि क्या है कृषक समाज से संबंध, वर्तमान साहित्य का मूल्यांकन, जो वर्तमान में लिटरेचर है उसका एवोल्यूशन। और वेतेई के अनुसार कृषक समाज जो है तो उसकी जो समाजशास्त्री अवधारणा क्या है, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बेस में क्या है। और फोक कल्चर, जो लोक संस्कृति है उसे फोक कल्चर कहते हैं। लोक संस्कृति का अर्थ और विशेषताएं और फोक कल्चर के वर्तमान में परिवर्तन क्या आया है। लोक संस्कृति जो होती है, लोकगीत नहीं आप सुनते हैं, लोक संस्कृति के अंतर्गत लोकगीत आते हैं, लोक भाषाएं आती हैं, सारी चीजें, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये फोक कल्चर के अंतर्गत, संस्कृत के अंतर्गत ही सारी चीजें, भौतिक और भौतिक चीजें आती हैं। तो वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। संस्कृत दो तरह की होती है, भौतिक और अभौतिक, आकबर महोदय के आधार पे, ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी। तो और उसके बाद अगले थिंकर्स हैं जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये, ठीक है। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1984 ईस्वी में हुई, ठीक है, 1984 में। इन्होंने जाति एवं प्रजाति, कास्ट एंड स्पेसीज जो है उसके विषय में, जाति की उत्पत्ति की अवधारणा का सिद्धांत भी दिया कि कास्ट की उत्पत्ति का। रिजले महोदय ने भी, हट्टन महोदय ने भी जात के विषय में बताया है आपको। यहाँ घुरिये जी ने भी जात के विषय में बहुत कुछ लिखा है। जो डीमा भी जात की हायरार्की के विषय में, जात के विषय में सभी समाजशास्त्रियों ने लिखा है। किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया है वो आपको अंदर उसमें पढ़ने को मिलेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, ठीक है, कि इन्होंने जाति व्यवस्था, जो कास्ट सिस्टम है उसकी क्या विशेषताएं हैं, जाति और प्रजाति तथा जाति की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो क्या है, अस्पृश्यता का सिद्धांत, मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियां, जात तथा व्यवसाय क्या है, जात के आधार पर व्यवसाय भी निर्धारित होते हैं समाज में। तो ऑक्यूपेशन में बताई बुक कि आंद्रे वेतेई की कौन सी बुक, कास्ट क्लास एवं पावर, और जीएस घुरिये की कास्ट क्लास एवं ऑक्यूपेशन, ये अंदर पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। जात एवं वर्ग के विषय में, कास्ट एवं क्लास के विषय में बताया। नगरीय समुदाय जो अर्बन कम्युनिटी है और जो रूरल कम्युनिटी है उसके लक्षण क्या है, नगरीय अर्बन कम्युनिटी की विशेषताएं क्या है, नगर संरचना कैसी है। और ग्राम नगरीकरण, जो ग्राम जो है वो नगर की ओर बढ़ रहा, ग्राम नगरीकरण की इसमें अवधारणाएं, सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी जीएस घुरिये के अंतर्गत। इरावती कर्वे का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई। कहाँ हुआ जन्म और मृत्यु से पूर्व इन्होंने किस किस में थीसिस लिखी, ये सारे इनके जीवन परिचय में, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जब हम पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने मेन जो कॉन्सेप्ट दिया किनशिप सिस्टम, नातेदारी व्यवस्था पर इन्होंने दिया। तो नातेदारी का अर्थ क्या है, नातेदारी की विशेषताएं क्या हैं, कितने प्रकार की नातेदारी होती हैं, क्या व्यवस्था, ये सारी चीजें, दृष्टिकोण क्या है, अवधारणाएं क्या है। और जैसे पितृवंशी, मातृवंशी, ठीक है, परंपरा है, नातेदारी की जो संज्ञाएं हैं, उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था सिस्टम कैसा है, नॉर्थ में किनशिप सिस्टम कैसा है, दक्षिण में कैसा है, दक्षिण भारत में नातेदारी सिस्टम के विषय में, और मध्य क्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था के विषय में इन्होंने बात की है। और नातेदारी जो संगठन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन है, उसके विषय में, और इसका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है नातेदारी सिस्टम का, किनशिप सिस्टम का, उसके विषय में हमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो नातेदारी के विषय में इन्होंने मुख्यतः बोला है। एम एन श्रीनिवास, ठीक है, इनका जन्म आपका 1916 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1999 ईस्वी में।
तो इन्होंने कल्चर, संस्कृतिकरण, लौकिकरण, इन सब चीजों, आधुनिकीकरण और प्रभुजात, मेन चीज इन्होंने प्रभुजात को द्विज जाति भी कहते हैं, मतलब उच्च जाति, प्रभु मतलब उच्च जाति, ये अवधारणा भी दी है। तो इसके विषय में एम.एन. श्रीनिवास के विषय में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि एम.एन. श्रीनिवास ने जो अवधारणा दी है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, जैसे कि कल्चराइजेशन कैसे होता है, संस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या है और इनकी सहायक दशाएं क्या है, और संस्कृतिकरण की उत्पन्न जो है सामाजिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण के कारण जो समाज में परिवर्तन उत्पन्न होता है उसके विषय में है, और प्रभुजात की अवधारणा के विषय में, प्रभुजात के निर्धारक तत्व कौन है, किन किन कारणों के आधार पे प्रभुजात बनती है, क्या निर्धारक तत्व होते हैं। और इन्होंने जो अपना रिसर्च किया था रामपुरा गांव पर किया था, ठीक है, रामपुरा गांव में किया था। और प्रभुजात की अवधारणा का समालोचना के विषय में भी पढ़ेंगे जो इन्होंने दी है, मतलब इनकी समालोचना हुई, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसकी जो सब अन्य लेखकों ने जो समालोचना की है उसके विषय में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले थिंकर्स हैं आपके एस.सी. दुबे महोदय, ठीक है। तो उनका क्या है, श्यामाचरण दुबे। तो एस.सी. दुबे पूरा नाम श्यामाचरण दुबे, ठीक है। तो 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने ट्रेडिशन, परंपरा के विषय में बोला है कि भारतीय ग्राम पर एस.सी. दुबे के विचार जो है समीरपेटा गांव में उन्होंने श्री रामपुरा गांव में और श्रीपुरम गांव में किसने किया, आंद्रे बेतेई ने। ये आपको याद भी रखना होगा, बहुत आता है ऑब्जेक्टिव टिक करने के लिए। तो इनका समीरपेटा गांव में इन्होंने सामाजिक संगठनात्मक जो है और न्यायिक धार्मिक संरचना जो है उसके विषय में परंपरा पर दुबे जी ने जो विचार दिए वो आधुनिकीकरण की अवधारणा, जो मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है उसके विषय में बोला है। आधुनिकीकरण की आवश्यक कंडीशन क्या है, दशाएं क्या है, और विकास, आधुनिकीकरण के आधार पर जो डेवलपमेंट है उसमें क्या योगदान रहा है, विकास की अवधारणा पर इनका मेन कॉन्सेप्ट योगदान रहा है। उसके बाद आपके अगले थिंकर्स हैं एम.एस.ए. राव। इनका जन्म 1926 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में, ठीक। इन्होंने सोशल मूवमेंट के विषय में, सामाजिक आंदोलन के विषय में, और भी समाजशास्त्री बोलेंगे तो सामाजिक आंदोलन के विषय में टी.के. ओमन ने जो अवधारणा दी, क्या उनका सामाजिक आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन का प्रादुर्भाव के कारण क्या थे, कि किन कारणों से सामाजिक आंदोलन का उदय हुआ, और सामाजिक आंदोलन के आयाम एवं प्रकार क्या थे, ठीक है, ये टी.के. ओमन भी बोलेंगे इसमें। और सामाजिक आंदोलन की नेतृत्व की भूमिका क्या थी, सामाजिक आंदोलन के फंक्शंस क्या थे, प्रकार क्या थे, भारत में सामाजिक आंदोलन के जो विभिन्न रूप थे वो किस प्रकार से थे, वो एम.एस.ए. राव के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, जब इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। और टी.के. ओमन, इन्होंने भी सामाजिक आंदोलन के आयाम एवं प्रकार, किन आयामों के आधार पे क्या क्या आयाम थे और क्या क्या फंक्शंस थे उसके विषय में चर्चा करेंगे कि सामाजिक आंदोलन के अध्ययन में जो इनकी क्या क्या इकाइयां, किन किन इकाइयों ने भाग लिया और उनके अवलोकन के द्वारा क्या निर्धारण हुआ, इसके विषय में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट आपके यहाँ थिंकर्स होंगे योगेंद्र सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि परंपरा के विषय में आप एस.सी. दुबे यहाँ पे, हाँ एस.सी. दुबे देख रहे, और परंपरा का आधुनिकीकरण, जो मॉडर्न ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेशन, भारत में परंपरा का आधुनिकीकरण के विषय में अगर बात की जाए तो योगेंद्र सिंह महोदय का ही नाम आता है, ठीक है। वैसे परंपरा के विषय में जबकि एस.सी. दुबे भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है ट्रेडिशन के विषय में, परंपरा के विषय में, और इन्होंने क्या बोला, ये अपने अपने कॉन्सेप्ट इनके जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि इन्होंने आधुनिकीकरण की अवधारणा क्या है, भारत में भारतीय समाज में परंपरा की आधुनिकीकरण क्या है, परंपरा के आधुनिकीकरण का जो आंतरिक और बाह्य स्रोत क्या है, परंपरा जो है उसका आधुनिकीकरण का जो भारत में परंपरा का आधुनिकीकरण है तो उसके आंतरिक स्रोत क्या है, उसके बाह्य स्रोत क्या है, और उसके जो सांस्कृतिक उपागम के रूप में जो है, ठीक है, सांस्कृतिक और अनुकूलनशीलता की प्रकृति, भारत में संस्कृत की अनुकूलनशीलता के आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, भारत में संस्कृत के विषय में भी इन्होंने बोला और परंपरा के विषय में, ठीक है। तो ये समाजशास्त्री है जो आपके 10 यूनिट के रूप में इन सबका जीवन परिचय,
किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, किस कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, क्या है कॉन्सेप्ट का, ये सारी चीज़ें जब हम थिंकर्स डे बाई डे आगे देखेंगे तो उनका जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनके थीसिस और उन्होंने कहाँ पे क्या शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, ये सारी चीज़ों के विषय में अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।